यहाँ पे मैं पीसेस मंत्रा का टेस्ट सीरीज आर के लिए 2023 के लिए जो है उसका सेकंड पार्ट लेकर आई हुई हूँ। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने 50 तक क्वेश्चन पहले करवा दिया है, क्वेश्चन 51 से देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 51 है, किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा गया था। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा गया था? तो ऑप्शन फर्स्ट है बीबी का मकबरा, ऑप्शन बी है हुमायूं का मकबरा, सी बाबर द्वारा निर्मित संभल मस्जिद, डी जोधाबाई का महल। तो इसका राइट आंसर होगा हुमायूं का मकबरा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा ईरानी शैली पर आधारित था और ये पहला मकबरा था मुगल काल का जिसमें दोहरी गुम्मत का प्रयोग हुआ था। ठीक है, और इस हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण था वो हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो ने करवाया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 52 है, वैष्णव संत, ठीक है, वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से है? वल्लभाचार्य का संबंध पूछा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है रुद्र संप्रदाय, दूसरा है श्री संप्रदाय, तीसरा है ब्रह्म संप्रदाय, चौथा ऑप्शन है कुमार संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रुद्र संप्रदाय। ठीक है, तो वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के महान संत वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है, और बनारस भी कहते हैं, आपको पता होगा। शुद्ध अद्वैतवाद के नाम से इनका मतलब दर्शन जो है उसको जानते हैं हम लोग, और रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, सी है नक्शबंदी संप्रदाय, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बहाउद्दीन जकारिया का संप्रदाय पूछा गया, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में है सुहरावर्दी संप्रदाय। ठीक है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल बता देती हूँ। भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय का जो मतलब प्रचार किया था वो बहाउद्दीन जकारिया ने किया था। इनका जन्म मुल्तान में हुआ था। इल्तुतमिश ने बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम की पद प्रदान किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन है, ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे इनका संबंध किस शासक से है? काफ़ी नया क्वेश्चन है ये, तो इसमें आपको मुझे लगता है जानकारी नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन है देवराय द्वितीय, बी ऑप्शन है सदाशिव राय, सी ऑप्शन है अच्युत राय, डी ऑप्शन है वेंकट द्वितीय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी वेंकट द्वितीय। ये अरविडु वंश जो 4 संप्रदाय थे साउथ के, उनमें से अरविडु वंश जो था विजयनगर के का एक वंश था, तो उसी के महान शासक थे। चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था। और ताताचार्य प्रसिद्ध दार्शनिक एवं मातला अनंत नामक कवि वेंकट द्वितीय के दरबार में निवास करते थे। ठीक है, इतनी जानकारी इसके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों में किसे राजव्यास की उपाधि धारण की थी? ठीक है, राजव्यास की उपाधि। पहला ऑप्शन है हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय द्वितीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 इसका राइट आंसर है हरिहर द्वितीय, मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, मैं टिक कर देती हूँ। हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय, तो इनके बारे में आप जानते हैं, बुक्का प्रथम के मृत्यु के बाद हरिहर द्वितीय संगमवंश की गद्दी पर बैठा था। इसने राजाधिराज, राज परमेश्वर, महाराजाधिराज, राजव्यास जैसी उपाधियां धारण की। ठीक है, और ये विरूपाक्ष के उपासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुतुब शाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? बंदरगाह पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन है धोखर, दूसरा ऑप्शन है मसूलीपट्टनम, तीसरा ऑप्शन है देवल, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो प्रसिद्ध बंदरगाह पूछा है तो प्रसिद्धि तो एक ही कोई होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी मसूलीपट्टनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, जयमल और फत्ता नामक वीर योद्धाओं का संबंध किस स्थान से है? ठीक है, स्थान पूछा है। पहला ऑप्शन है मेवाड़, दूसरा ऑप्शन है बुंदेलखंड, तीसरा ऑप्शन है गोंडवाना, चौथा ऑप्शन है रणथंभौर। ठीक है, जयमल और फत्ता, ठीक है, योद्धा थे ये, तो इसका राइट आंसर होगा, टिक कर देती हूँ मैं, ए ऑप्शन है, मतलब मेवाड़ से संबंधित थे। ठीक है, अकबर के समय मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासन था। अकबर ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उस समय राणा उदय सिंह के 2 सरदार जयमल और फत्ता
पर ही दुर्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी थे। अपने समय के ये बहुत वीर योद्धा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। बंगाल में स्थित दाखिल दरवाज़ा किसने बनवाया था? दाखिल दरवाज़ा एक क्वेश्चन यही हो गया, कहाँ पे बना हुआ है, मतलब कहाँ प्रेजेंट है, तो बंगाल में। और इसका ऑप्शन है किसने बनवाया था, तो ऑप्शन देख लेते हैं, अहमद शाह, यूसुफ शाह, बारबक शाह, महमूद शाह। तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर इसका सी, बारबक शाह। ठीक है, तो बंगाल में इलियास शाही शासकों में रुकनुद्दीन, बारबक शाह और सज्जन, मतलब एक सज्जन था ये, और बंगाली साहित्य का महान संरक्षक था। ठीक है, इन्होंने ही, पर्सी ब्राउन ने दाखिल दरवाजा को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का सर्वोच्च रचना का, ये कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो किसने कहा है मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला की सर्वोत्कृष्ट रचना, तो ये भी है, आप याद करिएगा, पर्सी ब्राउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से किसे जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी? ठीक है, जगत भूषण की उपाधि। ठीक है, तो क्वेश्चन, इसका ऑप्शन है सैफुद्दीन फिरोज, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन फिरोज, सी ऑप्शन है नुसरत शाह, डी ऑप्शन है हुसैन शाह। ठीक है, इसका राइट आंसर देख लेते हैं, इसका राइट आंसर है डी, हुसैन शाह। ठीक है, हुसैन शाह एक विद्वान शासक था, वह हिंदू मुस्लिम जनता के साथ समान व्यवहार करता था। ठीक है, बहुत बड़ी बात थी उस समय के, अगर वह ऐसा कर रहा था। हिंदुओं ने उसे कृष्ण का अवतार, नृप तिलक, जगत भूषण उपाधि प्रदान की थी। यह वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। ठीक है, कभी कभी पूछ सकता है, एक अलग क्वेश्चन ये बन सकता है, वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन कौन था? यही 4 ऑप्शन हो सकते हैं, तो उसमें आप हुसैन शाह टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, 60 क्वेश्चन है, इसमें कश्मीरी शासक जैनुल आबदीन, बहुत फेमस शासक था, कश्मीर का ये एक शासक है जो काफ़ी फेमस था, उनके ऊपर कुछ कथन दिए गए, इस पर विचार करना। ठीक है, पहला ऑप्शन है, इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता था, इसने गौ हत्या प्रतिबंधित कर दिया था, इसे कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखी थी। चौथा ऑप्शन है, इसे मुल्ला अहमद को महाभारत और राजतरंगड़ी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। ठीक है, इसमें से देखिए ऑप्शन देख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा, या पहला दूसरा चौथा, केवल 1 3 4। ठीक है, तो अगर आपको इसमें से कोई कंफर्म हो तो पहले उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको आता है। ठीक है, एलिमिनेशन लगा सकते हैं तो आपको ईजी पड़ता है, बट ऐसा इसमें कुछ है नहीं। अगर इसमें थर्ड ऑप्शन गलत हुआ तभी एलिमिनेशन काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसा मैं बता रही हूँ, इसमें थर्ड ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, अगर आपको ये पता होगा कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था, तो ये नहीं, गलत हो गया। अगर आपको पता चल गया थर्ड गलत है, तो देखिए थर्ड इसमें भी था, ये भी गलत हो गया, थर्ड इसमें भी, ये भी गलत हो गया। ठीक है, थर्ड ये भी गलत हो गया, अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बनता है सी। ठीक है, तो राइट आंसर यही होगा। जैनुल आबदीन एक महान शासक था, इसने सती प्रथा को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी। यह कुतुब नाम से फारसी में कविताएं लिखता था, कविता तो लिखता था लेकिन इसमें लैंग्वेज, उसकी भाषा मतलब जो है वो अरबी लिखी है लेकिन फारसी, छोटी सी गलती थी। अगर आपको इतना पता होता तो फिर आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेते, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत टफ था। ठीक है, जैनुल आबदीन ने कई हिंदू और जैनियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था, इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से किस शासक ने इथियोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित की थी? ठीक है, इथियोपियाई और तुर्की दासियों से। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं, हुशंग शाह, गयास शाह, दिलावर खां, जफर खां। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर, गयास शाह। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन भी बता देती हूँ। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना गयास शाह के पिता महमूद खिलजी ने की थी, लेकिन गयास शाह अपने पिता की तरह साम्राज्य विस्तारवादी सोच का न होकर धर्मपरायण था। ठीक है, इसके चरित्र में बहुत अंतर्विरोध थे। इसके महल में 10,000 से ज़्यादा दासियां थीं। इसी ने इथियोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंगरक्षक सेना गठित की थी। इसने जैनों को भी शासन में जगह दी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन बहादुर शाह प्रथम शाह बेखबर, ये इनकी मतलब इनको एक उपाधि दी गई थी उसके बारे में। जहांदार शाह लंपट मूर्ख, बी ऑप्शन था ये। सी ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला, डी ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय घृणित कायर। ठीक है, इसमें पहले तो आपको ये देखना है क्वेश्चन में कि क्या पूछा है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, तो आपको जैसा तो आपको पता ही होगा
सी ऑप्शन तो सबको पता है, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, फिर जहांदार शाह लंपटमूर, ये भी सही है। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम को साहिब खबर कहा जाता है। ठीक है, अब यही ऑप्शन इसमें गलत है, डी ऑप्शन, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय को इन्होंने कहा है घृणित कायर। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आमेर के राजा जयसिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला निम्न में से किस स्थान पर नहीं बनवाई गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, उन्होंने कई जगह पे बनवाई थी, वो पूछता है, मतलब मुझे तो लगता है 3 या 4 जगह ऐसी थी जहाँ पे उन्होंने बनवाई थी। ठीक, तो इसमें पूछा है कौन सी जगह पे नहीं बनवाई थी। 4 ऑप्शन है, जाहिर सी बात है एक कोई ऑप्शन इसमें गलत होगा क्योंकि इसमें पूछा है नहीं बनवाई थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अजमेर, बी जयपुर, सी दिल्ली, डी उज्जैन। ठीक है, तो उन्होंने उज्जैन में भी बनवाई थी, जयपुर में भी बनाई थी, दिल्ली में भी बनवाई थी, लेकिन अजमेर में नहीं बनाई थी। तो इसका राइट आंसर होगा अजमेर। अजमेर की जगह इसमें आप लिख सकते हैं, इसका सही आंसर होगा मथुरा। ठीक है, मथुरा में बनी थी, नेक्स्ट जो बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है पूछा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नहीं है पूछा है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें गलत हो जाते हैं। ठीक है, अपने नाम के सिक्के चलवाए, जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, सी ऑप्शन है नौसेना बोर्ड का गठन किया, डी इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है, फिर से आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि सत्य नहीं है पूछा है। ठीक है, तो अपने नाम के सिक्के तो उसने चलवाया था। ठीक है, नौसेना बोर्ड का गठन भी किया था, सुल्तान की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें गलत, जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, ये ऑप्शन गलत है। आपको पता होगा हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान, और उसके बाद 1782 में सिंहासन पर बैठा, सुल्तान की उपाधि धारण की थी, सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र थे, हिंदू संवत की आकृतियां अंकित थी, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है टीपू सुल्तान ने स्थापना की थी कि नहीं, तो जैकोबिन क्लब आप याद रखिएगा। ठीक है, और उसका सदस्य भी बना था। ठीक है, राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री, इसमें जर्मनी कहा गया लेकिन इसमें फ्रांस ने टीपू सुल्तान की उस समय बहुत मदद की थी, इसलिए फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, यहाँ जर्मनी दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नानक शाही सिक्के किसने चलवाए थे। ठीक है, क्वेश्चन है नानक शाही सिक्के। पहला ऑप्शन है बंदा बहादुर, बी ऑप्शन है जस्सा सिंह, सी ऑप्शन है रणजीत सिंह, डी ऑप्शन है नवाब कपूर सिंह। ठीक है, अब इसका राइट आंसर देख लेते हैं, रणजीत सिंह, सी ऑप्शन। ठीक है, नानक शाही सिक्के चलवाए थे रणजीत सिंह, आपको पता होगा ये इन्होंने वहाँ पे जम्मू कश्मीर में लाहौर में को अपनी राजधानी बनाया था, जम्मू कश्मीर में शासन किया था, इनकी एक आंख नहीं थी, इन्होंने कहा, ईश्वर ने कहा मैं सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखूं, इसलिए उन्होंने मेरी आंख ले ली। ये इनके बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। 1809 में मेटकॉफ के साथ अमृतसर की संधि भी की थी रणजीत सिंह ने। ठीक है, और बस इतनी जानकारी इस क्वेश्चन के लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं। किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोचीन की जगह गोवा को राजधानी। ठीक है, पहला ऑप्शन है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, बी ऑप्शन है जोवा डी कैस्ट्रो, डी ऑप्शन है नीनू डी कुन्हा, सी ऑप्शन था डी था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, तो गोवा को राजधानी किसने बनाया था, तो इसमें राइट आंसर है नीनू डी कुन्हा। ठीक है, पुर्तगाली वायसराय बन के आया था 1529 में। ठीक है, और 30 में इसने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। मद्रास में संथोमा, बंगाल में हुगली और काठियावाड़ के दीव में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की थी। बट आप ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसमें पूछता है अल्बुकर्क के बारे में कि वास्तविक संस्थापक कौन था पुर्तगाली बस्तियों का। ठीक है, पुर्तगाली साम्राज्य का, तो ये क्वेश्चन अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत का पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इसने अल्बुकर्क ने अपनी सेना में भारतीयों को भी भर्ती की थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है,
डच्चों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ की थी? तो इसमें ऑप्शन, बहुत लोगों को रटा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। पहला ऑप्शन है मसूलीपट्टनम, बी ऑप्शन है पुलिकट, सी सूरत, डी कोचीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सबको पता होगा मसूलीपट्टनम। आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि किस क्रम में कौन आया, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, और किसने सबसे पहले अपने कारखाना कहाँ स्थापित किया ये भी, तो आप इसका एक लाइन से चार्ट बना के याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका यही आंसर है, 1602 में मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी डच वाली जो थी वो यहाँ पे भारत आई थी, ठीक है। 1605 में मसूलीपट्टनम में प्रथम कारखाना स्थापित किया था, ठीक है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये लास्ट पार्ट होगा इस टेस्ट सीरीज़ का। यहाँ 140 क्वेश्चन जीएस के पूरे कवर करेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में थोड़ा इंटरप्ट हो गई थी वीडियो, तो मूव करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, 68 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो 68 क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब और जागीर प्रदान की थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब। तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया था, ठीक है, 1608 में, ठीक है। और आगरा में इसने जहांगीर से मुलाकात की थी, ठीक है। वहीं पे जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब और जागीर प्रदान की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी, ठीक है। पहला ऑप्शन है रिजविक की संधि, बी ऑप्शन है एक्सला शैपल की संधि, सी ऑप्शन है मंगलौर की संधि, डी ऑप्शन है सी रंगपट्टनम की संधि, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा इसका एक्सला शैपल की संधि। आपसे पूछ सकता है प्रथम कर्नाटक युद्ध किस कारण स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था, और किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। और भारत में इस युद्ध का कारण क्या था? तत्कालिक कारण यही था कि फ्रांसीसी जहाज़ों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। इस वजह से ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, मैकाले, लियो कार्टेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, इसका राइट आंसर होगा लियो कार्टेस, ठीक है। लियो कार्टेस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। 1765 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था द्वैत शासन? बंगाल से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इसमें कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1772, 1774, 1872, 1874, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 1774, ठीक है। 1774 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें एक जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम एलिजा एम्पे था, 3 अपर न्यायाधीश थे, ठीक है। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया था? 1793 के चार्टर एक्ट, बी ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का, 1853 का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1833 में। और लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में विधि आयोग में शामिल किया गया था, ठीक है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बता सकती हूँ, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय कानूनों को संचित, लिपिबद्ध और सुधारने के लिए विधि आयोग का गठन किया गया था। मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में सम्मिलित किया गया था। केवल परिषद गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार था। और 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में एक और आपको फैक्ट याद कराना चाहूँगी मैं, कि इसमें जो चीन और चाय का जो व्यापार था वो भी समाप्त कर दिया गया था, एकाधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में किसने कहा था हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है रैमजे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, लॉर्ड मिंटो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, लॉर्ड मिंटो। 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम था जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, इसी केस में मिंटो ने मार्ले को लिखा था हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी, ठीक है।
पहला ऑप्शन 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। संघात्मक सरकार, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 1935 का अधिनियम। अभी भी हमारा जो संविधान है हमने बहुत सा चीज़ उसमें 1935 के अधिनियम से अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम सर्वप्रथम भारत पर संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था और प्रांत स्वायत्त हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था? इसमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, नहीं था, ठीक है। ऑप्शन ए के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जे बी कृपलानी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, आयंगर। तो इसका राइट आंसर है सी, कृपलानी इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। आप प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, ठीक है। इसके अध्यक्ष अंबेडकर जी थे, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। और रिपोर्ट कब दी थी? 1948 21 फरवरी को, ठीक है। उन सदस्यों का मैं नाम आपको बता देती हूँ जो जो इसमें शामिल था, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पे 3 लोग तो मिल चुके हैं, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ए के अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ए एम राग माधव, डी पी खेतान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? सती प्रथा की समाप्ति, ठगी प्रथा की समाप्ति, नरबल प्रथा का अंत, व्यवगत का सिद्धांत की शुरुआत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, व्यवगत का सिद्धांत की शुरुआत डलहौजी ने की थी, ठीक है। और सती प्रथा आपको पता होगा, कभी कभी ईयर भी पूछ लेता है, 1929 में, और ठगी 1930 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिलिथिंगो, ठीक है। तो साइमन कमीशन कब आया था आपको पता होगा? 1928, ठीक है, लॉर्ड इरविन के काल में। इसका बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। और बी ऑप्शन इसका राइट है। और इरविन आपको पता ही होगा, इरविन के समय में हुआ था साइमन कमीशन में, जब इसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय को हम लोगों ने खो दिया था, लाठीचार्ज हो गया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी कुछ दिन बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। वर्ष 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। तीसरा है, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। क्वेश्चन 78, इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो आपको अगर इसमें थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो एलिमिनेशन टेक्निक से आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो इसका आंसर आपको बता ही रही हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा था, ये आपको पता होना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने ये चीज़ नहीं कहा था, इसकी जगह लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा था, ठीक है, कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि पड़ी है। तो तीसरा तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत है, पहला और दूसरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया था? स्थायी बंदोबस्त में पूछा है। जमींदार, किसान, संपूर्ण गांव, गवर्नर। तो इसका राइट आंसर होगा ए, स्थायी बंदोबस्त जमींदार। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लाई गई थी। इसके अंतर्गत भूमि का स्वामी जमींदार को बनाया गया था। कंपनी की आय को निश्चित कर दिया गया था। जमींदार का कार्य किसानों से लगान की वसूली कर अपना हिस्सा रखकर शेष हिस्सा एक तय तिथि तक कंपनी के पास पहुंचाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? ठीक है, रैयतवाड़ी का। तो इसका ऑप्शन है टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा दोनों लोग। तो इसमें रैयतवाड़ी में ट्रिक है, रैयत में रहा आता है तो टॉमस मुनरो में भी रहा आता है और रीड में रहा आता है, इससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। दोनों लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, 1792 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और इसमें जैसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया स्थायी बंदोबस्त में व्यवस्था में भूमि का स्वामी जमींदार, और इस रैयतवाड़ी में पूछ सकता है तो इसमें किसान थे, भूमि के स्वामी माना गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 कटिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था?
तो नाम से पता 3 कटिया, तो 3/20 हिस्से पर किसानों को खेती करना अनिवार्य था। और इसका राइट आंसर, इसके बारे में मैं एक कहावत बता दूं, ये इसका क्षेत्र जो था वो बिहार चंपारण था और गांधी जी वहाँ पर गए भी थे, आपको पता है, किसानों का हक दिलाने के लिए, ठीक है, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसका राइट आंसर देख लेते हैं, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने इस पुस्तक को लिखा था। इस पुस्तक में उन्होंने भारत से ब्रिटेन हेतु धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया था। ये क्वेश्चन भी पूछता है, धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, रमेश दत्त की पुस्तक बता देती हूँ। इन्होंने लिखा था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कभी कभी ये भी पूछ सकता है, या मानिए नया क्वेश्चन बना तो आपके लिए एक पॉइंट ऐड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था? ठीक है, 1857 की क्रांति के कारण, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, डलहौजी की व्यवगत की नीति, वेलेजली की सहायक संधि, ब्लैक होल ट्रेजिडी। ठीक है, और इसके ऑप्शन दे लेते हैं, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो ठीक है, अगर इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो आप इसका आंसर तुरंत दे सकते हैं, क्योंकि ब्लैक होल ट्रेजिडी इस समय हुई ही नहीं थी। डलहौजी की व्यवगत की नीति, वेलेजली की सहायक संधि इसका थी, तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, और ब्लैक होल ट्रेजिडी तो बिहार के टाइम हुई थी, उसे माना जाता है। ठीक है, सॉरी बिहार नहीं, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, इसमें मैसूर ऐसे कुछ हुआ था, याद नहीं आ रहा, मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, 84 क्वेश्चन। ठीक है, 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है नाना साहब, वीर कुंवर सिंह, खान बहादुर खां, बेगम हजरत महल। ठीक है, लखनऊ से पूछा है, इसका राइट आंसर होगा बेगम हजरत महल। ठीक है, 1857 का क्रांति का प्रसार देश में अलग अलग हिस्सों में हुआ था, बेगम हजरत महल ने किया था, और खान बहादुर खान ने रोहिलखंड से किया था, कुंवर सिंह ने भोजपुर से, नाना साहब आपको पता होगा कानपुर से किया था। ठीक है, राइट आंसर हो गया इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? L.R. रीस, आउट्रम एवं टेलर, पार्सिवल सिपियर, T.R. होम्स। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, आउट्रम और टेलर। ठीक है, इन्होंने कहा था हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बंगाल था, हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी, आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह में लिखी गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, इसका राइट आंसर तीनों ही सही है। आनंद मठ पुस्तक आपको पता होगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी, हिंदू मुस्लिम एकता विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी, बंगाल था। ठीक है, सन भी पूछ सकता है, सन्यासी विद्रोह तो याद नहीं आ रहा अभी मुझे, मैं आपको बता दूंगी, 1855-56 के आसपास है शायद। अभी आप ये पॉइंट नोट मत करिएगा, मैं अभी लास्ट में आपको बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 87, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? कूका आंदोलन बंगाल, पंजाब, मणिपुर, अवध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर होगा, आपको पता ही होगा, कूका पंजाब में हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट है। भगत जवाहरलाल और राम सिंह कूका ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, सिख धर्म में व्याप्त अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करने के लिए किया गया था। और आपको कूका और एक कूकी आंदोलन है, तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होइए, कूका पंजाब में है और एक कूकी पूछता है। ठीक है, कूकी जो है वो मणिपुर में था। ठीक है, पूछता है, टिक कभी कभी मैचिंग में दे सकता है, ऑप्शन नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा विद्रोह के नेता निम्न में से कौन थे? ठीक है, ये तो ऐसे याद कर लिया करिए, बिरसा मुंडा। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर होगा बिरसा मुंडा। ठीक है, तो बिरसा यहाँ पे लिखा हुआ, सिद्धू कानू भैरव ये कोई नहीं थे, बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह वर्तमान में झारखंड के रांची के आसपास के क्षेत्रों में हुआ था, और विद्रोह का प्रमुख कारण मुंडा लोगों की परंपरागत खेती की व्यवस्था, खुटकट्टी
में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया था। ठीक है, ठीक है गाइस, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करना है। क्वेश्चन पहला है, उद्दंड मारदंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। दूसरा है, इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था। तीसरा है, इसका प्रकाशन नागपुर से होता था। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए में फर्स्ट सेकेंड, बी में सेकेंड थर्ड, सी में फर्स्ट थर्ड, डी में फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, अगर आपको इसका एलिमिनेशन टेक्निक से करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका थर्ड जो ऑप्शन है, थर्ड ये रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि नागपुर से यहाँ होता नहीं था। ठीक है, अगर आपको पता है नागपुर से नहीं होता था तो आप ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। आपके पास बचा फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो जान लेते हैं इसका प्रकाशन होता कहाँ था। तो इसका प्रकाशन कोलकाता से होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इधर आना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ गए हैं। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है रिपन, बी ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, सी ऑप्शन है चार्ल्स मेटकॉफ, डी ऑप्शन है लॉर्ड मेयो। इसका राइट आंसर होगा लिटन। ठीक है, स्थानीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों पे प्रतिबंधित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। लिटन ने लाया था इसको किस ईयर में, 1878 में। ठीक है, और इसको हटाया किसने था, ये भी पूछता है क्वेश्चन में। तो 1882 में रिपन ने इस कानून को वापस ले लिया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा, चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में मैं बताना चाहूँगी। इनको इस भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन बेसिक है, ऐसे क्वेश्चन आरओ में आते हैं। ठीक है, मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी। मेरे आरओ में 200 में से 135 क्वेश्चन सही थे, हिंदी और जीएस मिला के। उसकी स्ट्रैटेजी मैं शेयर करूंगी ताकि आप डाउट में ना रहें किसी भी 120, 122। आप टारगेट बनाइए 130 के अबव, ताकि क्वेश्चन एलिमिनेट भी करे आयोग तो आप सेलेक्ट हो जाइए। ठीक है, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड वेलेजली, कॉर्नवालिस, रिपन। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, वेलेजली ने वर्ष 1800 में कंपनी के सैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 92, निम्न में से कौन सा प्रावधान चर्चित वुड डिस्पैच के नाम से वुड डिस्पैच में शामिल नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, शामिल नहीं था। ठीक है, पहला ऑप्शन है महिला शिक्षा, दूसरा है शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम, तीसरा ऑप्शन है अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति, डी ऑप्शन है इलाहाबाद, पटना, बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना। वुड डिस्पैच की बात की गई है। ठीक है, और आपको पता होगा वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था। ठीक है, तो इसमें शामिल नहीं था, ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय की बात तो की गई थी लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में, ना कि इलाहाबाद, पटना, बनारस में। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। महिला शिक्षा शामिल था, शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम भी शामिल था, अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा का नियामक पद्धति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, पहला ऑप्शन है 6 अक्टूबर 1905, सन सब में 1905 दिया, अब आपको डेट बतानी है। 6 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 16 अक्टूबर। ठीक है, आप इसको टिक कर लीजिए शोक दिवस के रूप में। तो जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, ये भी पूछ सकता है घोषणा कब हुई थी, तो जुलाई 1905 में। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक प्रदर्शन किया गया था तथा स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की घोषणा भी की गई थी। 6 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था तो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया था, मतलब रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था, ये भी पूछना है। 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाएगा। ठीक है, क्योंकि इस दिन लागू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। जॉर्ज ह्यूले, विलियम डिग्बी, ए.ओ. ह्यूम, साइमन कॉलिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम देख सकते हैं 94 का राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी मतलब विलियम डिग्बी। ठीक है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों में से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से किसने 1888 में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया था? ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है RN माधुलकर, बी ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, सी ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, डी ऑप्शन है WC बनर्जी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। ठीक है, 1888 में सर सैयद अहमद खां ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का निर्माण किया गया था। कभी कभी इंग्लिश में ही पूछ देता है, तो आप याद रखिएगा सर सैयद अहमद खां। इस सभा का उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन कौन अध्यक्ष था? तो कानपुर 1925 में सरोजिनी नायडू, बेलगांव 1924 मोतीलाल नेहरू, कराची 1931 वल्लभ भाई पटेल, हरिपुरा 1938 सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इसमें रॉन्ग पूछा है, रॉन्ग ऑप्शन होगा बेलगांव। ठीक है, 1924 में हुआ था, आपको पता होगा बेलगांव में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसको गांधी जी ने करवाया था। ठीक है, गांधी जी यहाँ पे अध्यक्ष थे। और 1925 में सरोजिनी नायडू थे और कराची में गांधी जी जब गए थे तो इनको झंडे दिखाए गए थे, क्योंकि उस समय इनको फांसी दे दी गई थी भगत सिंह वगैरह को, तो इसमें गांधी जी का विरोध हुआ था। ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन एक नेता गर्मपंथी नहीं था? ठीक है, गर्मपंथी पूछा है, नहीं था। पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है मदन लाल, तीसरा उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो इसमें गर्मपंथी नहीं था, गर्मपंथी नहीं था। ठीक है, आपको तो पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक तो थे। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर इसका डी है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और भी उदारवादी नेताओं के बारे में हम बता सकते हैं, जैसे बरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, और लाल बाल पाल के नाम से फेमस थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, और पाल से याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। इनको किसने कहा था? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, शिरोल ने कहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन मैंने पढ़ा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बार से सारा ऑप्शन भी मैं पढ़ूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। ठीक है, 1908 में अलीपुर षड्यंत्र मामले में सहकारी गवाह बन गए थे, कौन बन गया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं। नरेंद्र गोसाई, कन्हई लाल दत्त, सी ऑप्शन है सत्येंद्र बोस। ठीक है, और डी ऑप्शन है बरींद्र घोष। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। 1908 में सरकारी गवाह कौन बन गया था अलीपुर षड्यंत्र का? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, नरेंद्र गोसाई बने थे। अलीपुर षड्यंत्र मामले 1908 में अरविंद घोष और बरिंद्र घोष सहित 39 लोगों को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 17 लोगों को सजा सुनाई गई थी और नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गए थे। ठीक है, और बाद में इनको सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मार दी थी। कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने नरेंद्र गोसाई को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, चलिए 100 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 नीचे ही था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, रोशनलाल, राजेंद्र लहड़ी को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? ठीक है, इसका राइट आंसर, पहले मैं इसका ऑप्शन पढ़ देती हूँ। अलीपुर षड्यंत्र केस, काकोरी कांड, चटगांव शस्त्रागार लूट, लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, तो आपको पता होगा काकोरी कांड ये किस ईयर में हुआ था? तो 1925, आप याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग में काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन
सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती थी। अब आपको पता होगा इसे काकोरी कांड नहीं कहते हैं, काकोरी एक्शन कहते हैं। ठीक है, अब नाम इसका बदल गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या किसने की थी? पहला ऑप्शन है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, बी ऑप्शन है इसका चापेकर बंधु, सी ऑप्शन है बाघा जतीन, डी ऑप्शन है जोगेश चंद्र चटर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 इसका राइट आंसर होगा चापेकर बंधु। ठीक है, आंसर टिक कर देती हूँ मैं। 1897 में चापेकर बंधुओं ने किया था। ठीक है, रैंड और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या की थी। दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर थे। ठीक है, इन्होंने की थी। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 102 102। निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड में शामिल था? ठीक है, पहला ऑप्शन विनायक देश पांडे, खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त, डी ऑप्शन कन्हैयालाल दत्त। इसका राइट आंसर है खुदीराम बोस। ठीक है, मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड बम कांड में शामिल थे। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु ये किंग्सफोर्ड बच गया था और राष्ट्रीय आंदोलन के हमदर्द थे मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी। इसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 103। निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, डी ऑप्शन है अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर इसका डी ऑप्शन अरविंद घोष। और इन्होंने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इन्होंने अपनी पुस्तक वंदे मातरम बुक इन्होंने लिखी थी, उसी में इन्होंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 104। केशव बलिराम हेडगेवार ने कब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थी? ठीक है, इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 21 दिसंबर 1924, 27 सितंबर 1925, 11 जुलाई 1926, 18 नवंबर 1927। तो इसका राइट आंसर होगा बी 27 सितंबर 1925 को इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। आरएसएस कहते हैं इसको। इसका मुख्यालय नागपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? ठीक है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, सदस्य नहीं था पूछा है। ठीक है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, शिव वर्मा। ठीक है, 105 क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा शिव वर्मा। आप इसको कर सकते थे, इनका नाम नहीं सुने होंगे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। जो शिव वर्मा थे वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। ठीक है, HSRA के थे। ठीक है, ये HSRA के सदस्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 106 पे आ जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र, बी ऑप्शन काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला, सी ऑप्शन लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, डी ऑप्शन नासिक षड्यंत्र केस। ठीक है, रास बिहारी बोस। कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है? ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। बल्कि रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से ही था इनका संबंध। ठीक है, और नासिक केस से नहीं था, बाकी सारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 107। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? नासिक षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ठीक है, एक सेकेंड। तो इनको लाहौर षड्यंत्र केस में सजा सुनाई गई थी। ठीक है, अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में मौत की सजा सुनाई गई थी। 23 मार्च को इनको 1931 को फांसी दी गई थी और लाहौर षड्यंत्र केस के बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं दी गई थी, बल्कि उनको काले पानी की सजा दी गई थी। ठीक है, उनको सेल्युलर जेल भेज दिया गया था। और जब इनको फांसी की सजा हुई थी, इसी के बाद जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है कराची में, तो उसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। ठीक है, उनका विरोध हुआ था। 108 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? पहला ऑप्शन है रास बिहारी बोस, सोहन सिंह भाकना, भीखाजी रुस्तम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की
बात कर रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर है आंसर श्यामजी कृष्ण वर्मा, मीन्स ऑप्शन डी, ठीक है। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत में स्वशासन की प्राप्ति के लिए इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इस सोसाइटी द्वारा ही लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसने एक समाचार पत्र निकाला था, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 109 सही उत्तर बताना है, इसमें क्रम लगाना है, ठीक है। मेरठ षड्यंत्र केस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, कानपुर षड्यंत्र केस, ठीक है। तो आपको पता होगा कानपुर षड्यंत्र केस, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 1924 में हुआ था, ठीक है। मेरठ जो था वो 1929 में हुआ था और हिंदुस्तान सोशलिस्ट 1928, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट 1934, ठीक है। अब आप ऑप्शन लगा सकते हैं। सबसे पहले आएगा 4, देन आएगा 2, देन आएगा फर्स्ट, देन आएगा थर्ड, ठीक है। तो इसमें देखिए ये ऑप्शन सी दिख रहा हो, अभी मैं फिर से आपको दिखाती हूँ, सी ऑप्शन राइट होगा ऊपर करके, ठीक है। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 110 क्वेश्चन, बंगाल में राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन स्टार्ट किया था, ठीक है। ईयर पूछा हुआ है, बंगाल में हुआ था, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अहरार आंदोलन कहाँ हुआ था, बंगाल में, किसके द्वारा, राष्ट्रवादी मुसलमानों के द्वारा किया गया था, ये भी है। अब आपको ईयर बताना होगा, 1906, 1916, 1926, 1936, इसका राइट आंसर होगा 1906, ठीक है। और अहरार आंदोलन 1906 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन के नेताओं में मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम, नजरुल हक, मौलाना जफ़र अली खां, इन लोग शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 111 क्वेश्चन नंबर पे आ गए हैं। एका आंदोलन के बारे में बताना है, ठीक है। कौन सा कथन सही है, ठीक है, सही पूछा है इसमें, याद करिएगा। एका आंदोलन 1921-22 में बंगाल के किसानों ने एका आंदोलन चलाया। दूसरा ऑप्शन है एका आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहरेब थे, ठीक है। इसमें सही ऑप्शन बताना है, तो सही पहला ऑप्शन इसका गलत है, सिर्फ दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, क्योंकि इन्होंने कहा बंगाल में चलाया गया था, लेकिन आपको पता है ये आंदोलन उत्तर प्रदेश का था। अवध के किसानों ने एक आंदोलन चलाया था, हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर के क्षेत्र में था, ठीक है। इसीलिए इसका पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 112, ठीक है। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के 1915 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन है इसमें, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने का था, ठीक है। दूसरा है, इस अधिनियम ने स्थानीय सरकार को परीक्षणों के लिए 3 आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्तियां दी थी, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से नीचे हो सकते थे, ठीक है। अब अभी ऑप्शन नहीं दिख रहा, इसको छोटा करना पड़ेगा। ऑप्शन अब आपको दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन है केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना तो पहला ना तो दूसरा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देख सकते हैं, इसका राइट आंसर है दोनों सही है, ठीक है। पहला भी सही है और दूसरा ऑप्शन भी सही है, ठीक है। भारत का रक्षा अधिनियम 1915 में एक आपातकालीन आपराधिक कानून था, जिसे 1915 में भारत के गवर्नर जनरल द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसके बाद राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के इरादे से लागू किया गया था। और ठीक है, बाकी डिटेल काफ़ी हो जाएगा तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए इतना ही है, आप पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इसमें भी आपको कालानुक्रम लगाना है व्यवस्थित घटनाओं को। पहला अलीपुर बम षड्यंत्र था, दूसरा चटगांव शस्त्रागार छापा, तीसरा काकोरी ट्रेन डकैती कांड, डलहौजी स्क्वायर बम कांड, 5वां है दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस, ठीक है। ईयर याद करना होगा। तो आपको अलीपुर पता है 1908, अभी आगे क्वेश्चन में भी आया था, ठीक है। फिर चटगांव पे छापा जो पड़ा था 1930 में, ठीक है। उसके बाद काकोरी कांड सबको पता होगा, ये 1925 अभी करंट में जब इसका नाम बदला गया था तो। फिर डलहौजी स्क्वायर बम कांड ये भी 1930 में हुआ था, लेकिन आप इसकी डेट याद करिएगा। देखिए ये अप्रैल में हुआ था, ठीक है। और डलहौजी का हुआ था
1930 में तो हुआ था, पर डलहौजी का 25 अगस्त था। ठीक है, उसके बाद दिल्ली लाहौर ये था 1912। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले तो आ जाएगा 1908, आपको दिख रहा होगा, तो पहला ऑप्शन सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन कट गया, बी और डी कट गया। अब इन दोनों में तो देखिए फर्स्ट, फिफ्थ, थर्ड कॉमन है, आपको चौथे और दूसरे में कन्फ्यूज़न होगी। ठीक है, चौथे और दूसरे में, तो दूसरा मैंने बता ही दिया था अप्रैल, और चौथा है डलहौजी। देखिए 1930 का ही है, बस आपको अगस्त, अप्रैल पहले आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन इसका राइट है, आप याद करिएगा। मंथ की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 114 है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो आपको देखना होगा, इसमें सब लगाना होगा। तो सबसे पहले हुआ था, आपको पता ही होगा, चंपारण 2 ऑप्शन में। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, चंपारण आपको पता होगा। ठीक है, और अब देखिए फोर्थ तो में पहले है, तो आप सबसे लास्ट में याद करिए, सबसे लास्ट में हुआ था रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। अब मैं आपको ईयर बता देती हूँ। सबसे पहले हुआ था चंपारण 1917 में हुआ था, गांधी जी के नेतृत्व का पहला आंदोलन था, नील खेती के किसानों के लिए किया था, मैंने आपको आगे बताया था। फिर अहमदाबाद मिल हुई थी 1918 में, गांधी जी ने श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच जो विवाद था उसमें हस्तक्षेप किया था, आमरण अनशन भी किया था इसी में। फिर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, असहयोग आंदोलन था गांधी जी का पहला, किसानों के संघर्ष के कारण भारी भू राजस्व की मांग वापस ले ली गई थी। ठीक है, गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह आंदोलन था। फिर रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। आज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, बट यहीं पे फिनिश करना था इसी लेक्चर में। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में, ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति की स्वीकृति किया गया था, सी ऑप्शन है असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था, डी ऑप्शन लंदन में गोलमेज सम्मेलन भागीदारी करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, अब इसमें फिर से क्वेश्चन देख सकते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। स्वतंत्रता का इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आईएनसी के सदस्यों ने प्रस्ताव पारित किया जिसमें वे पूर्ण स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित करते हैं। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। इल्बर्ट विधेयक विवाद ने किस मुद्दे को बढ़ावा दिया था? पहला ऑप्शन है इसमें भारतीय और यूरोप लोगों के मध्य नस्लीय भेदभाव, दूसरा ऑप्शन है इसमें भारतीय सीमाओं पर विशेषकर उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा में चूक, तीसरा है सरकार द्वारा भारतीय मीडिया घरानों का दमन करना, उनका राष्ट्रीयकरण करना। ठीक है, अब ऑप्शन आप इसमें चेक कर सकते हैं, केवल पहला सही है, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, केवल पहला और तीसरा। ठीक, तो इसमें इसका राइट आंसर होगा केवल पहला। ठीक है, भारतीय यूरोपों के बीच नस्लीय भेदभाव। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके बता सकती हूँ। कानून के सदस्य इल्बर्ट ने 1883 में न्यायपालिका में इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया था, लेकिन यूरोपीय लोगों ने इस विधेयक का बहुत विरोध किया था। कानून की प्रणाली के अनुसार एक यूरोपीय न्यायाधीश या यूरोपीय मजिस्ट्रेट द्वारा ही किसी यूरोपीय का विचार किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें यह था कि इल्बर्ट विल यही था कि यूरोप लोग सोचते थे सिर्फ उनका मुद्दा जो है, उनका विवाद का समाधान सिर्फ यूरोपीय करें, भारतीय जब इन्होंने भारतीय भी कर सकते थे, इसीलिए विवाद हुआ था। तो ये क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 117। निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? जवाहरलाल नेहरू का पहला ऑप्शन है फ्रैंक मॉरिस, दूसरा ऑप्शन है टॉम मॉरिस, सी ऑप्शन है लुई फिशर, डी वेब मिलर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पहला फ्रैंक मॉरिस। ठीक है,
नेहरू जी की जीवनी इन्होंने लिखी थी। ठीक है, अब मैं आगे क्वेश्चन पर मूव करती हूँ। क्वेश्चन 118, खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली, पहला कथन है, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रारंभ किया गया था। दूसरा कथन है, इस आंदोलन ने पुनः हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी को बढ़ा दिया था। ठीक है, अब ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, पहला है कथन पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा ऑप्शन है कथन पहला गलत है, कथन दूसरा सही है। सी ऑप्शन है दोनों कथन सही है। डी ऑप्शन है दोनों कथन गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोनों कथन गलत है। ठीक है, दोनों गलत है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन आपको पता होगा अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों ने स्टार्ट किया था। इस आंदोलन का कांग्रेस सहित महात्मा गांधी ने समर्थन भी किया था। इससे हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी, ना कि दूरी बढ़ाई थी। ठीक है, ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। ठीक है, असत्य आप याद रखिएगा। फिर साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश को प्राप्त राजस्व के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करवाना था। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन सही है कि दूसरा सही है? दोनों सही है, दोनों सत्य है। तो इसमें असत्य ऊपर पूछा है तो पहला गलत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, असत्य पूछा, क्या पहला गलत है, क्या केवल दूसरा गलत है, एक दो दोनों गलत हैं या दोनों सत्य हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, असत्य बी है, मतलब साइमन कमीशन का गठन तो 1927 में हुआ था। ठीक है, परंतु मुख्य जो उद्देश्य था वो भारत में संवैधानिक सुधार के बारे में अध्ययन करना था। ठीक है, और इसका विरोध हुआ था, आपको पता है, क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, 1906 दादा भाई नौरोजी, 1907 रास बिहारी बोस, 1910 विलियम वेडनबर्न। ठीक है, ये कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता के बारे में पूछ रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्षता के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन अब इसका देख लेते हैं। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, तो आपको पता होगा 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, 1906 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसी टाइम गरम दल नरम दल के बीच में कट्टर हुआ, मतलब विरोध हो रहा था, लेकिन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता करने से समाप्त हो गया था। लेकिन 1907 में रास बिहारी बोस ने जब किया था तो इसी में सूरत में हुआ था। 1907 में रास बिहारी घोष ने की थी। ठीक है, यहाँ बोस लिखा हुआ, यही गलत है। ठीक है, रास बिहारी घोष ने जब किया तो इसी को, मतलब कांग्रेस का पहला विभाजन हो गया था यहाँ पे। ठीक है, उदारवादी और उग्रवादी दोनों अलग हो गए थे। ठीक है, 1910 में विलियम वेडनबर्ग ने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये सारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 121 है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा से प्रमुख समझौते संपन्न हुए थे? ठीक है, पहला है उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल करना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है। सी ऑप्शन है पहला दूसरा दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, दोनों सही लग रहा है मुझे तो। ठीक है, दोनों सही भी है। ठीक है, क्योंकि 1916 में हुआ था, तो फिर इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये भी पूछता है। अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है, सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में, जिसमें उग्रवादी को बाहर कर दिया गया था, उनको पुनः प्रवेश किया गया था, तो उग्रवादी को कांग्रेस में शामिल किया गया। हिंदू मुस्लिम के बीच ये हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी एक समझौता हुआ था, इसीलिए जिसे कांग्रेस लीग योजना और लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122। ठीक है, कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? आपको पता होगा 1906। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, बी ऑप्शन है नवाब सलीमुल्लाह, सी आगा खान, डी सर सैयद अहमद खान। ठीक है, इसका राइट आंसर है नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, नेतृत्व पूछा था इसमें। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, वकार उल मुल्क पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और इसमें यही था, इसका उद्देश्य क्या था मुस्लिम लीग का, कि हम ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना सन 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। दूसरा ऑप्शन है गदर पार्टी के द्वारा लंदन में ही इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन असत्य पूछा है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
छोटा कर लेते हैं, साथ में आप पूरा दिख जाए आपको। पहला ऑप्शन असत्य है कि दूसरा असत्य है कि दोनों असत्य है कि कोई असत्य नहीं है। ठीक है, असत्य पूछा है तो इसमें असत्य दूसरा होगा। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था अभी इसके आगे वाले क्वेश्चन में कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में कृष्ण श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। और ठीक है, और लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी ने ही लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना भी की थी। ठीक है, और मैंने एक पत्र का नाम भी बताया था, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र का भी इंडियन होम रूल सोसाइटी निकालती थी। ठीक है, तो गदर पार्टी का यहाँ नाम नहीं आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। ठीक है, थोड़ा सा करते हैं, आपको आसानी होगी देखने में। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, राजा महेंद्र प्रताप, अजीत सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124। इसका राइट आंसर होगा सोहन सिंह भाकना ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी ये भी याद रखना चाहिए आपको, 1913 में। ठीक है, ठीक है, सोहन सिंह भाकना द्वारा हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा गदर नामक एक अखबार निकाला गया। फलस्वरूप इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। ठीक है, गदर आंदोलन सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना कर अपनी गतिविधियों का संचालन करते थे और लाला हरदयाल इसके पथ प्रदर्शक थे। ठीक है, आपको आंसर सोहन सिंह भाकना लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत आया था? पहला खुदीराम बोस, बी रास बिहारी बोस, हेमचंद्र कानूनगो, अरविंद घोष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देख सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा हेमचंद कानूनगो। बम बनाने की भी प्रैक्टिस करने गए थे वहाँ पे। हेमचंद कानूनगो पेरिस में एक रूसी व्यक्ति से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर 1908 में भारत आए थे और कलकत्ता में मणिकतल्ला में बम बनाने का कारखाना खोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 126। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम लगाना है। ठीक है, देखिए थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, दांडी मार्च, दूसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, मैकडोनाल्ड अवार्ड, पूना पैक्ट। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप याद करिए, ये बहुत पास की घटना है इसलिए आपको डेट भी याद होनी चाहिए। दांडी मार्च कब हुआ था? ठीक है, इसका हो गया 5 मार्च में। ठीक है, 5 मार्च 1923। ठीक है, बाकी सब 1932 का है। ठीक है, सारा 1932 का है। ठीक है, तो आप पहले तो आप जिसमें आपको दांडी मार्च 3 ऑप्शन हो गया तो सिर्फ सी ऑप्शन यहाँ कटा है। ठीक है, अब 1932 है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर पूना पैक्ट में आपको बता देती हूँ 25 सितंबर था। ठीक है, 1932 ही था। ठीक है, और उसके बाद मैकडोनाल्ड अवार्ड जो था वो 16 अगस्त था। ठीक है, और आपको गोलमेज सम्मेलन 1932 में ही था, आपको पता होगा ये नवंबर में स्टार्ट हुआ था, 17 नवंबर को। ठीक है, तो अब देखिए आप इसके बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा 1932 सारा है, तो मैकडोनाल्ड अवार्ड 3। तो ठीक है, फिर आपका ऑप्शन ए कट गया, इसमें भी 1 और 3, 1 और 3। ठीक है, फिर पूना पैक्ट आ जाएगा सितंबर में, चौथा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ दूसरा हो गया। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं, बहुत जल्दी फिनिश होने वाला है, 12-13 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, सी घनश्याम दास बिरला और तेज बहादुर, डी ऑप्शन है तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, बच्चे वैसे कंफ्यूज इसी में होते हैं, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी ने अनटचेबिलिटी लीग। ठीक है, ये था 1932 में गांधी जी ने की थी। इसमें इसे बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से पुकारा जाने लगा था। ठीक है, और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला जी थे। ठीक है, और सचिव का नाम पूछ सकता है कभी कभी, अब तो यूपी पीसीएस भी नए क्वेश्चन बनाने लगा है, तो आप याद कर लीजिएगा, अमृतलाल ठक्कर, ठक्कर बाबा के नाम से जानते थे वो थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 128वां क्वेश्चन है, 1937 चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? नहीं बनी थी पूछा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सरकार नहीं बनी थी। पहला संयुक्त प्रांत है, दूसरा है मद्रास, तीसरा पंजाब, चौथा है बंगाल। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ने के लिए क्वेश्चन छोटा करना पड़ेगा। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, तीसरा चौथा। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, तो नहीं बनी थी, संयुक्त
प्रांत आपको पता ही होगा, कांग्रेस यहाँ बनी थी, ठीक है, संयुक्त प्रांत में, ठीक है, और मद्रास में भी बनी थी, पंजाब में नहीं बनी थी और बंगाल में नहीं बनी थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नहीं बनी थी। 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था, कांग्रेस ने 8 प्रांत, 6 प्रांत मतलब उसमें से संयुक्त प्रांत थी, मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार में अपनी सरकार, तथा 2 प्रांत और थी, असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में सहयोगी की भूमिका में रही थी और अपनी सरकार बना ली थी, ठीक है। बंगाल, पंजाब और सिंध प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, ठीक है, याद रखिएगा, पंजाब और बंगाल के साथ सिंध भी थी, ठीक है, 3 ऐसी जगह थी यहाँ पे इनकी प्रांत नहीं बनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फटाफट देख लेते हैं। 129 क्वेश्चन आ गए। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, ठीक है। तो ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी इसमें गांधी जी के विचारों से, इस वजह से, ठीक है। पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रास बिहारी बोस दूसरा ऑप्शन है, तीसरा राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है पट्टाभी सीतारमैया। तो ठीक है, आपको पता है सुभाष चंद्र बोस जीत तो गए थे लेकिन उनका विचार नहीं मैच कर रहा था, और किसको हराया था उन्होंने, गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे पट्टाभी सीतारमैया जी का, ठीक है। तो ये इनको तो हरा दिया था उन्होंने, ठीक है। लेकिन अध्यक्ष अब ये इन्होंने इस्तीफा देने के बाद ऐसा नहीं हुआ सुभाष चंद्र बोस के कि सीतारमैया को अध्यक्ष बना दिया गया था, इसके बाद इन्होंने राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक संस्था का गठन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 130वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कब मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत 1938, दूसरा ऑप्शन है 1929, ठीक है, 1940, फिर 1941। तो इसका राइट आंसर होगा सी 1940, ठीक है। द्विराष्ट्र का सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1940 में, तो द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन इस प्रस्ताव में कहीं भी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, ठीक है। और इस प्रस्ताव को तैयार किसने किया था, सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और फजूहल हक ने इसे पेश किया था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है, 131 पे आ गए हम लोग। लिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी इसे जानते हैं, कथन पे विचार करना, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको ऑप्शन सही दिखे। पहला है, प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर तुरंत भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा है, वायसराय की कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय होंगे, ठीक है। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही, एक और दोनों सही है, एक और दो दोनों असत्य हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा, चलिए देख लेते हैं, दोनों असत्य हैं, ठीक है, क्योंकि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने की बात अनिश्चित भविष्य में की गई थी, ठीक है। वायसराय की कार्यकारिणी में इस प्रस्ताव में प्रधान सेनापति भारतीय नहीं होगा, यह प्रावधान था, ठीक है, इसीलिए दोनों गलत हो गया था और इसीलिए भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया गया था भारतीयों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 132 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को दिवालिया होने वाला बैंक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, पूछा जाता है, दिवालिया होने वाला बैंक कहा गया था क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को, तो किसने कहा था, ठीक है। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या पट्टाभी सीतारमैया ने, या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को दिवालिया होने वाला बैंक कहा गया था। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के विषय में अन्य कथन थे, जैसे महात्मा गांधी ने क्या कहा था, ठीक है, महात्मा गांधी ने इसको उत्तर दिनांकित चेक कहा था, ठीक है, और पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था अगस्त प्रस्ताव का परिवर्धित संस्करण मात्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन से वार्तालाप के दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे, ठीक है। पहला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। क्रिप्स मिशन के दौरान पूछा गया था, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये मुस्लिम थे लेकिन कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे, इन्हीं थे, ठीक है, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने सहयोगी की भूमिका निभाई थी, ठीक है। 1900 चलिए 134वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा राम मनोहर लोहिया, सी ऑप्शन अरुणा आसफ अली, डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, टिक कर देती हूँ मैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ठीक है। आपको इसका थोड़ा डिटेल में मैं बता देती हूँ। 1942 में बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा
प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, राइट आंसर इसका आपको पता होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 135 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, 135वां क्वेश्चन है, नहीं पूछा है। तो बलिया में चित्तू पांडे ने सरकार बनाई थी, सतारा में वी.वाई. चौहान, डी तीसरा है तामलुक मातंगिनी हजारा ने। ठीक है, तो इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका पहला है बलिया में चित्तू पांडे ने बनाई थी, सतारा में वी.वाई. चौहान, तामलुक गलत है। ठीक है, तो इसमें गलत ही पूछा था, तो ऑप्शन सी गलत हो गया। ठीक है, बंगाल के मिदनापुर में तामलुक नामक स्थान पर सतीश सावंत के नेतृत्व में समानांतर सरकार बनी थी। ठीक है, और इस सरकार को जातीय सरकार भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 136 निम्नलिखित का सही कालक्रम बताना है। CR फॉर्मूला, लियाकत अली देसाई पैक्ट, वेबल योजना। अगर आपको सन याद होगा तो ये क्वेश्चन आप फटाक से कर लेंगे। ठीक है, CR फॉर्मूला आपको मैं बता देती हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आया था 10 जुलाई 1900, चलिए ईयर बता देते हैं, 1944 में आया था CR फॉर्मूला। ठीक है, 10 जुलाई को आया था। लियाकत देसाई पैक्ट हुआ था 1945 में। ठीक है, लेकिन इसकी आपको डेट याद रखनी होगी क्योंकि आगे का फैक्ट भी 1945, तो ये हुआ था अप्रैल। ठीक है, और वेबल योजना भी आई थी 1945 में, पर ये जून में आई थी। ठीक है, 14 जून होगा। तो ठीक है, आप लगा लीजिए सबसे पहले CR फॉर्मूला। ठीक है, तो 2 ऑप्शन काट दीजिए फटाक से। उसके बाद लियाकत अली पैक्ट, ये आया अप्रैल में, अप्रैल पहले आता है, जून बाद में आता है, वेबल योजना उसके बाद आई। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा जैसे लिखा हुआ वैसे ही है। राइट आंसर इसका ए हो गया। ठीक है, मैं फिर से बता दूँ, सॉरी। 137 क्वेश्चन देख सकते हैं। 1945 में हुए शिमला समझौता निम्नलिखित में किसने भाग नहीं लिया था? ठीक है, भाग नहीं लिया था पूछा, याद ध्यान दीजिएगा, नहीं लिया था। इस पर आप टिक कर लिया करिए क्वेश्चन देखते ही। तो पहला ऑप्शन है मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, दूसरा सिखों के प्रतिनिधि, तीसरा हिंदू महासभा, डी ऑप्शन अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि। ठीक है, 137 क्वेश्चन है, इसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो आपको मैं बताना चाहती हूँ हिंदू महासभा। ठीक है, 1945 में शिमला सम्मेलन में हिंदू महासभा को वायसराय द्वारा भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी, वायसराय नहीं मना करते, इसलिए हिंदू महासभा इस सम्मेलन में भाग नहीं ले सके थी। ठीक है, बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं। वन 138 क्वेश्चन पे आ गए। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पाकिस्तान की मांग को नकार दिया था, दूसरा है भारत में संघीय शासन की स्थापना की बात की गई थी, तीसरा है संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। पहला दूसरा सही है, या दूसरा तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें तीनों सही है। ठीक है, पाकिस्तान की मांग को नकार किया गया था कैबिनेट मिशन में। ठीक है, और उसके बाद संघीय शासन की स्थापना की बात की गई थी, संविधान सभा के गठन की बात की गई थी, इसलिए सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 139 क्वेश्चन पे आ गए। भारत के आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? आज़ादी के समय पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, आज़ादी के समय। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आचार्य जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आज़ादी के समय कृपलानी जी थे। ठीक है, और कौन था उस समय वायसराय? माउंटबेटन थे, आपको याद करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री ब्रिटेन के क्लेमेंट एटली थे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आ गए, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं किया गया था? गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, पटेल रेजिमेंट, आज़ाद रेजिमेंट। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ गांधी रेजिमेंट हुआ था, नेहरू रेजिमेंट भी था, आज़ाद तो नहीं था, पटेल रेजिमेंट आपको बताना चाहती हूँ मैं। इसमें महिलाओं का भी एक रेजिमेंट थी, उसका नाम रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। ठीक है, तो ये रहा आज का टेस्ट पेपर। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मेरी कुछ मिस्टेक होगी उसके लिए सॉरी। ऐसे ही आगे काफ़ी टेस्ट की प्रैक्टिस मैं कराऊंगी, उसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, वेटिंग, वेलकम for my next video.